आज जो मैं बातचीत करूंगी, आज मैं बातचीत करूंगी एक ऐसी लड़की की, जो लड़की एक बहुत ही बिहार के नेपाल बॉर्डर से एक सटे हुए गांव से बिलोंग करती है। और उसके बारे में बातचीत मैं करूंगी। और आज मैं शुरुआत ही करूंगी अपने एक पुराने पिक्चर्स को दिखा के, जहां से हम बात करेंगे कि एक लड़की जो उस सोच में थी वो यहाँ से यहाँ कैसे आ चुकी है। आज मैं बात कर रही हूँ इस लड़की की। ये लड़की जो कि मैं हूँ, मधुसूरी, जो कि नेपाल के एक छोटे बॉर्डर इलाके से फॉरबिसगंज बिहार से बिलोंग करती है। और वो लड़की बचपन से अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देखती है। वो लड़की हमेशा ये देखती है कि यार यहाँ पे पैसे कमाने बहुत मुश्किल है। ये देखती है कि उनकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से मेहनत करके और उतना पैसे भी नहीं कमा पाती है कि जितने में वो अपने अच्छे तरीके से सरवाइव भी कर सके। वो ऐसी लड़की जिसकी सोच हो गई थी कि मेरे को पढ़ लिख के बस एक नौकरी कर लेनी है, अगर 40-50 हजार रुपये महीने के आ गए ना तो जिंदगी में सफलता हासिल हो गई। इस तरीके की सोच थी एक लड़की की। लेकिन वो लड़की इन सभी परिवेश में रहने के बावजूद, इस सोच में रहने के बावजूद, जीवन में बहुत सारी कठिनाई देखने के बावजूद, बचपन से गरीबी देखने के बावजूद, बचपन से आर्थिक स्थिति इतना खराब होने के बावजूद भी मैं लकी हूं कि मैं ऐसे घर में जन्मी जहां पे माता पिता ने बड़े सपने दिखाने के लिए कभी टोका नहीं। उन्होंने बताया कि मधु, जिंदगी में काम करने के लिए ना बहुत सारे साधन हैं, और उस साधन में एक अच्छा साधन पकड़ो, बड़ा सोचो, उस पर काम करो, मेहनत करो, और फिर बहुत बड़ी कामयाबी आ सकती है। तो मैं लकी हूं कि मुझे ऐसे माता पिता मिले, मैं लकी हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला, और उससे भी बहुत लकी हूं कि मुझे सही समय पे एक सही दिशा दिखाने वाले गुरु मिले। और ये लड़की उस गांव से निकल के, उस परिवेश से निकल के, उस गरीबी से निकल के, उस मानसिकता से निकल के, वहां से निकल के आज वो लड़की पूरे हिंदुस्तान में टीम बनाई है और पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे टीम लीडर्स की वो लीड करती है। ये लड़की, जो लड़की कभी सोची भी नहीं थी कि यार माता पिता को मैं क्या दे पाऊंगी, वो लड़की अपने परिवार को 25,000 लोगों के बीच में सम्मान दिला पाती है। और ये सब कुछ जो हुआ वो सीक्रेट आज मैं शेयर करने के लिए आई हूँ। आज मैं वो सारी चीजें जो शायद मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं की, शायद मैं कहीं पे बात नहीं की, वो सारी चीजें मैं आज यहाँ पे बताने के लिए आई हूँ कि कैसे ये एक बिहार की एक छोटी सी लड़की यहाँ तक आ जाती है। और यहाँ तक आने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता। यहाँ तक आने में वो अपनी एजुकेशन के साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में अर्ली 20s में आती है। और ये सब कुछ आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरी ताकत है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो मैं आपको एकदम साफ बोलना चाहती हूँ, ये मेरी ताकत नहीं है। एक बहुत छोटे से गांव से निकल के इमरोल्ड की पोजीशन तक आना, एक 25,000 लोगों के बीच में अपनी पूरी फैमिली को लेके जाना, ये मेरी बात थी ही नहीं थी। इसमें क्या जर्नी रही अगर मैं आपको बताऊं, ये लड़की एक छोटी से सोच की थी, पर यहाँ पे जो काम किया, वो सबसे बड़ा काम किया, वो था कि छोटे छोटे सेमिनार। मेरी जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई थी एक बड़े इवेंट से, एक बड़े इवेंट से। और उसके बाद लगातार छोटे छोटे सेमिनार में मैं जाती गई, जाती गई, जाती गई। और जब मेरा रॉयल्टी सेलिब्रेशन हुआ था, दैट टाइम मुझे बहुत ज्यादा सीरियसनेस हुई थी। और मैं रॉयल्टी का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहूंगी। जब पहली बार मैं स्टेज पे जाके आरसीएम के बारे में क्या मेरा विजन है वो मैंने बात की थी, और पहली बार मैं हमारी इंडस्ट्री के दी रियल डायमंड डॉक्टर वत्स सर का मैं आशीर्वाद ली थी। ये छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो लड़की, एक छोटी सी गांव की लड़की, वो यहां तक आती है और ये सोच कर पाती है। एक सेकंड, मेरी आवाज नहीं जा रही होगी ना? सर मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, एक बार बताइएगा आवाज जा रही है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, आ रही है। बस इतना कहना चाहूंगी, आसिम ने एक औकात दी है जिस एज में स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉलेज खत्म करने के बाद पैसे कमाना है, उस एज में मैं सोचती हूँ कॉलेज खत्म होने के बाद कौन सा सपना पहले पूरा करना है। अगर आपको साफ साउंड नहीं गया होगा तो मैं बस ये यहाँ पे जो बात की थी, मैं बस ये बात की थी कि जिस उम्र में बच्चे सोचते हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद कितना रुपया कमाना है, उस एज में मैं ये सोचती हूँ कि कॉलेज खत्म होने के बाद कौन सा सपना पहले पूरा करना है। और ये सब क्यों हो पाया? ये सब हो पाया क्योंकि मैं लगातार एक चीज पे बहुत फोकस की हूँ। और वो चीज मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगी, मैं वो बात करूंगी कि हम सभी को एक चीज जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद से नहीं बोलना चाहूंगी, वो मैं हमारे गुरुदेव बीसी छाबरा के शब्दों में बोलना चाहूंगी। अभी मैं पटना गई थी गुरुदेव बीसी छाबरा सर के प्रोग्राम में, और उन्होंने वहां पे क्या किया, उन्होंने वहां पे सभी जितने भी अनमेरिड लोग थे, जिनके शादी नहीं हुई थी, उनको उन्होंने खड़ा किया।
और खड़ा करने के बाद उनसे सभी से बोले कि आप सभी लोग अभी शादी नहीं हुई, सबने बोला कि हाँ हमारी शादी नहीं हुई। और उसके बाद सर ये पूछे उनसे कि अच्छा एक बात बताओ, जिनकी भी शादी नहीं हुई है, तो मैं भी वहां पे खड़ी हुई थी, और उसके बाद बोले कि एक काम करो, जिन लोगों को ये भरोसा है कि आपकी शादी हो जाएगी वो बैठ जाइए। और उसके बाद क्या हुआ वो देखिए। में से जिसको भी ये भरोसा हो कि एक दिन मेरी वजह से, घर वालों की वजह से, समाज की मेरी शादी हो जाएगी, वो बैठ जाओ। सारे बैठ गए। कमाल है। अरे इनकी जिंदगी में ना कोई अता है, ना कोई पता है, ना कोई लता है, ना कोई कथा है, ना कोई व्यथा है, फिर भी भरोसा है कि मेरी तो हो जाएगी। अरे रोल्टी के बारे में तो अता भी है, पता भी है, लता भी है, कथा भी है, अपलाइन भी है, फिर क्यों नहीं आएगी? भरोसा पहले आता है, भरोसा पहले आता है, रोल्टी बाद में आती है। मैं बोलना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो बीसी सर बोले ना वो 100% सही है। मैं जिस टाइम पे रॉयल्टी अचीवर नहीं थी, मैं जिस टाइम पे टेक्निकल अचीवर नहीं थी, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे लोग बोलते थे कि यार इस बिजनेस में क्या होगा, तू स्कॉलरशिप ले रही है, कहीं काम करेगी तो इस तरह स्कॉलरशिप बंद ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पढ़ाई खराब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कॉलेज में कोई दिक्कत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए तू इतना ट्रेवल कर रही है कोई बात हो जाए। ऐसे अलग 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 तरह के लोग अलग अलग बातें करते थे, और उस बात में भी मेरे को ये भरोसा था कि मैं रॉयल्टी अचीवर बन जाऊंगी। और ये भरोसा कहाँ से आया, आज मैं बस इसकी बात करना चाह रही हूँ कि हम सभी लोगों की जिंदगी में जितने भी रॉयल्टी, टेक्निकल, बड़ी पिन अचीवर, इमरोल्ड, स्टार इमरोल्ड, जितने भी लोग हैं, अगर आप उन सभी की हिस्ट्री उठा कर देखेंगे, जितने हमारे कोर लीडर्स है, राइजिंग कोर लीडर्स है, उन सभी की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे ना, वो सभी लोग यही बोलेंगे कि देखो पिन तो बाद में आता है, भरोसा पहले आता है। लेकिन ये पॉइंट मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, ये भरोसा आता कैसे है? ये भरोसा आता कैसे है? और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भरोसा है ना, ये इसकी ना कोई इंजेक्शन आती है, ना कोई टेबलेट आती है, कुछ भी नहीं आती। अगर ये आता ना, तो अगर वो महंगा भी होता ना, तो सबसे पहले मैं लेके अपने दोस्त रिश्तेदार को लगाती। अगर आरसीएम का भरोसा का कोई इंजेक्शन, कोई दवाई, कुछ भी ऐसा आता था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका कोई इंजेक्शन नहीं आता, इसका कोई कोई मेडिसिन नहीं आता कि एक मेडिसिन आपने खा लिया, एक टैबलेट खा लिया और आपको भरोसा आ जाएगा। ये भरोसा ऐसे नहीं आता है। और आप पॉइंट ये है कि भरोसा आता कैसे है, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी। आप सभी चैट बॉक्स में बताइए कि भरोसा कहाँ से आता है, कैसे आता है भरोसा, कैसे आता है भरोसा, कहाँ से आता है भरोसा, ये बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए कहाँ से आता है भरोसा, ये भरोसा कैसे आएगा, ये भरोसा हमें कैसे आएगा कि मैं कहीं भी से हूं, मेरी एज जो भी हो, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो, मेरी एजुकेशन जो भी है, कुछ भी हो, मैं यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ, मैं यहाँ पे रॉयल्टी टेक्निकल हो सकता हूँ। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, भरोसा कहाँ से आता है, ये भरोसा कहाँ से आता है? मैं बीसी सर की वो बात फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, जब सर ये बोले कि जिनको जिनको भरोसा है कि शादी जिसकी जिसकी हो जाएगी वो बैठ जाइए, सभी लोग बैठ गए। ये भरोसा कहाँ से आया? और मुझे लगता है ये भरोसा बस इसलिए आया क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में बचपन से लेके आज तक कितनी सारी शादी अटेंड की हैं, चाचा की, फूफा की, काका की, दोस्त की, सिस्टर की, बड़ी बहन की, छोटी बहन की, कई सारी शादी हमने अटेंड की। और हमने अपनी इस छोटी छोटी आंखों से देखा कि यार इसका भी शादी हो गया, इसका भी शादी हो गया, इसका भी शादी हो गया, अरे ये तो ठीक से चल नहीं पाता, इसका शादी हो गया, अरे ये ठीक से बोल नहीं पाता, इसका शादी हो गया, अरे ये तो अनपढ़ है, इसका शादी हो गया। अगर हमें भरोसा कैसे आता है कि अरे इन सभी लोगों की शादी अगर हो सकती है ना, तो अपनी भी शादी हो जाएगी। ये भरोसा देख 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 करके आती है। बचपन से लेके आज तक हमने देखा है कि अगर इन सभी लोगों की शादी हो सकती है तो अपनी भी शादी हो जाएगी। लेकिन बात सवाल ये है कि हमने बचपन से लेके आज तक कितने लोगों को बड़ी कामयाबी लेते हुए देखा। हमने आज तक कितने लोगों को देखा कि एक समान परिवार का आदमी बड़ा होता है और बड़े होने के बाद में धीरे 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 काम करके वो 10 लाख रुपया महीना कमाने लगा, 15 लाख महीना कमाने लगा, वो बड़ी कामयाबी में पहुंच गया, बड़े कार ले लिए, बड़े घर उसने बना लिए, वो बाहर घूम रहा है तब भी पैसा आ रहा है, फैमिली को सिक्योरिटी दे रहा है। ये सब चीजें हमने कितनी बार देखी है, जरा खुद से पूछिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगी ये सब तो हमने नहीं देखा, हमने उल्टा चीजों को देखा है लगातार। क्योंकि हमारे समाज में कामयाब इंसान से ज्यादा नाकामयाबी लोग ज्यादा है, नाकामयाब इंसान ज्यादा है। क्योंकि सतीश पंडित जी क्या बोलते हैं कि कामयाबी की दो चीज होती है। पहली चीज ये है कि जो कामयाबी है ना, वो मेजोरिटी में नहीं रहती, वो कम लोगों में रहना पसंद करती है। जब कामयाबी ही कम लोगों में है
तो ऑब्वियसली हमें तो कम ही दिखाई देगी ना। और दूसरी चीज ये है कि कामयाबी जो है वो दर्द के कोख से पैदा होती है, लेकिन हम सभी लोग ज्यादातर लोगों को नाकामयाब देखते हैं और हम उस जगह पे जाते ही नहीं है जहां पे कामयाब लोग दिखें। लेकिन भरोसा तब आता है जब हम ज्यादा कामयाब लोगों को देखते हैं, और ज्यादा कामयाब लोग आपको कहाँ मिलेंगे, तो ज्यादा कामयाब लोग आपको बड़े में से जिसको भी ये भरोसा हो, यहाँ पे आप देखेंगे कि यार ये भी रॉयल्टी है, ये भी टेक्निक, ये भी रॉयल्टी है, ये भी इस जगह पे है। तो बड़ा जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसकी टैबलेट इंजेक्शन तो नहीं है, पर उसका एक चीज है, वो है कि वो बड़े इवेंट से आ जाता है। मेरी छोटी छोटी आंखों में जो बड़े बड़े सपने आए ना, वो बड़े बड़े सेमिनार में जाके आए, बड़े बड़े इवेंट से आए। मेरी स्टार्टअप ही हुई थी तो मेरी अपलाइन मुझे बिहार से कोलकाता आके कोलकाता में एक एनिवर्सरी प्रोग्राम मुझे अटेंड करवाई थी। तो मेरा स्टार्टअप ही बड़े इवेंट से हुआ था। और जितने भी आपके कोर लीडर्स हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं, आप उन सबसे पूछिए, उनकी कामयाबी में एक बड़ा योगदान कहीं ना कहीं एक बड़ा फंक्शन का है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम उस बड़े फंक्शन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे नहीं जा रहे हैं। हम किंतु परंतु ये वो इतना ज्यादा करने में लगे हुए हैं कि हम उस बड़े फंक्शन को अटेंड करने का हमें पता ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है, और हम उसको किंतु परंतु में लगा रहे हैं। लेकिन आपका जो बड़ा बिलीफ सिस्टम है, जो भरोसा है, वो आपका बड़े इवेंट से आता है। लेकिन उस बड़े इवेंट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज हमें समझना पड़ेगा। और आप सभी को ये समझना होगा, आप सभी को ये चीज मतलब रियलाइज करना होगा। माफ कीजिएगा अगर मैंने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया। हम सभी को ये चीज आज बहुत अंदर तक रियलाइज करना होगा कि जो आपकी बड़ी सफलता है और आपका बड़ा इवेंट है, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। जिन लोगों की बड़ी सफलता होती होगी ना, आप उनको देखिए, वो हर बड़े इवेंट में अटेंड करते हुए आपको दिखेंगे, हर बड़े इवेंट में वो आपको मिलते हुए दिखेंगे, हर बड़े इवेंट में या तो आगे पीछे कहीं पे भी वो आपको अटेंड करते हुए मिलेंगे। इसलिए आज बड़ी सफलता उनके पास में है। लेकिन पता है हम सभी की दिक्कत क्या है? हम सभी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग बड़े इवेंट्स में जाते नहीं। और बड़े इवेंट्स में जो सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आती है, आपकी शुरुआत यहां से होगी। यहाँ पे आप किसी कोने में होंगे, यहाँ पे आप किसी कोने में होंगे, यहाँ पे आप किसी कोने में होंगे, और इस कोने से निकल के यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने में टाइम लगेगा, गुरुदेव के बगल में बैठना टाइम लगेगा। हर कोई इसके बारे में सोचता है, हर कोई स्टेबल पे आना चाहता है, हर कोई आगे आना चाहता है, हर कोई राइजिंग कोर लीडर बनना चाहता है, हर कोई कोर लीडर बनना चाहता है। पर पॉइंट ये है कि क्या आप यहाँ से यहाँ की जर्नी को समझ पा रहे हैं? क्या हम इस बात का रियलाइज है कि भैया इस टेबल तक आने के लिए पहले पीछे बैठना होता है। ऐसा नहीं है कि बिना 5th क्लास 6th क्लास का एग्जाम दिए बिना हम सीधे 10वीं कर लेंगे, सीधी 12वीं कर लेंगे। सब कुछ का एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी सफलता का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि बड़े इवेंट में हमें पीछे वाले सीट पे बैठना पड़ता है, और वहां से धीरे 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 निकल के हम यहाँ की सीट पे आते हैं। और जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, उस दिन हम बड़े इवेंट को कभी भी मिस नहीं करेंगे। पर हम आम आदमी की एक लाचारी है, हम आम आदमी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी मैं आपको सतीश पंडित जी की लाइन में बताना चाहूंगी। वो कमजोरी ये है कि हम बड़े इवेंट की तैयारी नहीं करते। लेकिन एक बड़ा इवेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगी। बिग इवेंट, कोई बड़ा सेमिनार आने वाला है, उसमें आपने क्या क्या करना है, उसकी तैयारी में आप कितने मुस्तैद हैं। आपने भी जाना है, मुझे भी जाना है। आपने कहां से चलना है, किसको लेके चलना है, कैसे पहुंचना है, इस सारे की प्लानिंग। आपकी टीम कहां कहां से आएगी, किस किस साधन से आएगी, कितना रास्ता है, वो सब चीजें वेल मैनेज्ड, शेड्यूल्ड शुरू में खुद करना पड़ता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, आज यहां बहुत सारे लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं स्पेशली, उनको कोई बुलाने नहीं गया, वो अपने आप आए। शुरू में एक आम व्यक्ति को उसको आदत में लाना है, सिस्टम में लाना है, बाद में वो सिस्टमाइज हो जाएगा खुद। बच्चे को जैसे पहली बार स्कूल भेजते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, टिफिन खाना, टॉफी खाना, मैडम झूला जलाएगी, पापा लेने आएंगे, हेलो, ऐसे बोलते हैं। तब भी कभी जाता है, कभी नहीं जाता है। लेकिन जब वो सिस्टम में आ जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर उसको पता होता है कि आज काम नहीं किया, मैडम भी पीटेगी और मम्मी भी पीटेगी, तब भी जाता है। हेलो, सिस्टमाइज्ड। एक बड़ा सेमिनार और उसके लिए किया हुआ आपका पूरे बल से एक प्रयास आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल कर सकता है। एक बड़ा सेमिनार, बिग इवेंट, कोई बड़ा सेमिनार आने वाला है, दिल से किया गया तैयारी आपकी सारी मुश्किलें हल कर सकता है। और ये लाइन ना मेरे दिल में, दिमाग में बहुत जोर तक बैठा था। आज मैं अपनी कामयाबी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट जो है
वो ये है कि मैंने जब भी हमारे आसपास सेमिनार हुआ, आसपास बड़े इवेंट हुए, उस इवेंट में मैं भी पहुंची और मैंने बहुत दिल से उसका प्रयास किया। जितने ज्यादा लोगों को लेके जा सकती हूँ, जितनी ज्यादा तैयारी कर सकती हूँ, जितना ज्यादा बंदोबस्त कर सकती हूँ, मेरी हमेशा मैं अपनी क्षमता को, मैं अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करूं। और यहाँ पे हमें अपनी औकात भी समझ में आती है, हमें अपनी कैपेसिटी भी समझ में आती है कि मेरी कितनी कैपेसिटी है, मैं कितने लोगों को बुला सकती हूँ। ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ना, ये नंबर्स का गेम है। और ये नंबर का गेम जिस दिन हमें खेलना समझ में आ गया, जिस दिन हमें खेलना आ गया इस नंबर में, उस दिन हम बहुत बड़ी कामयाबी लेके आ जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि एक बड़े सेमिनार और उसके लिए दिल से किया गया प्रयास सभी मुश्किलें तो हल कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग, हम लोग क्या उस सेमिनार में खुद जा रहे हैं, क्या उस बड़े इवेंट में खुद जा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हम सभी लोग ना एक चीज हमेशा मिस्टेक करते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें कहाँ पे समझौता करना है और कहाँ पे संघर्ष करना है। ये जो दिल और दिमाग है ना, ये बहुत मतलब कि कहते हैं गेम खेलते हैं हमारे साथ में। लेकिन इस गेम को हमने को अच्छे से खेलना है। इस गेम को खेलना आ गया ना अपने को समझ में आ गया कि कब दिल की सुननी है, कब दिमाग की सुननी है, कब उसकी 50-50 सुननी है, कहाँ पे समझौता करना है, कहाँ पे संघर्ष करना है, कहाँ पे हमें चीजों को हटाना है, कहाँ पे उस चीज पे जोर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सतीश पंडित जी बोलते हैं, आदमी की पूरी जिंदगी में सिर्फ एक फलसफे पे आदमी फेल है, क्या? कि यदि वो ये जान जाए कि मुझे कहाँ समझौता करना है और कहाँ संघर्ष करना है। आदमी बहुत बार ऐसी गलती करता है, वहां समझौता कर लेता है जहां संघर्ष करना चाहिए होता है, और वहां संघर्ष करता रहता है जहां समझौता करना चाहिए था। ये कह के कि छोड़ो, जाने दो। हेलो, ये चीज आप इस बिजनेस में सीख सकते हैं। आदमी की पूरी जिंदगी में सिर्फ एक फलसफे पे आदमी फेल है। एक चीज आदमी की पूरी जिंदगी में वो सीखा है कि मुझे कहाँ समझौता करना है और कहाँ संघर्ष करना है। मैं जब इस बिजनेस में स्टार्टअप की, इस अभियान के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट की, सब कुछ की, तो मेरे कॉलेज लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शन होते थे। और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे मेरा आरसीएम का भी फंक्शन होता था। संडे को मेरा कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन है जहां पे सारे मेरे दोस्त जा रहे हैं, जहां पे सब कुछ बड़ी चीजें हो रही है, जहां पे बहुत सारे गिफ्ट भी मिल सकते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें फ्री भी मिल सकती है। लेकिन मैंने हमेशा उस चीज को छोड़ के मैंने बड़े इवेंट में तैयारी की। कई बार ऐसा होता था कि मेरे बहुत सारे दोस्त एक पूरा, जब भी इंटर्नशिप का टाइम होता था, जब समर वेकेशन होता था, जब विंटर वेकेशन होता था, उस टाइम पे पूरा का पूरा ग्रुप, मेरा पूरा का पूरा दोस्त कहीं घूमने के लिए जाते थे, और वो अलग जगह घूमने के लिए जाते थे। और उस टाइम पे मैं जाके डोर टू डोर में होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, सेमिनार, बड़े इवेंट, अलग अलग जाके बिजनेस को बिल्ड करती थी। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को कहाँ समझौता करना है, कहाँ संघर्ष करना है। लोग कभी कभी उल्टा करते हैं। लोग सोचते हैं कि यार सेमिनार ही करना है ना, बाद में कर लेंगे, यार सेमिनार ही करना है ना, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, चलो घूम लेते हैं। पर इस तरीके की सोच है ना, हमें जिंदगी में पीछे कर देती है। मुझे इस जिंदगी में एक चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हुआ कि मधु, तेरे को पता होना चाहिए कि तू फोकस होकर बिजनेस करेगी तभी बिजनेस बिल्ड होगा। और मधु, तुझे पता होना चाहिए कि तुझे कब कहाँ समझौता करना और कहाँ संघर्ष करना है। अभी बहुत सारे लोगों को जब इवेंट के बारे में बताते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग चीजें होती है। वो क्या बोलेंगे, अरे ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है, अरे छुट्टी नहीं मिल रही है, अरे आने जाने में बेकार में 5,000 रुपया का खर्च हो जाएगा, ये 5,000 रुपया हम यहाँ पे लगा देंगे, अरे अभी तो बहुत गर्मी है, बरसात है। और ये वाली समस्या तो मुझे समझ में ही नहीं आती कभी। जब भी मैं फील्ड में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैम लोग ज्यादा नहीं आए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, लोग मैम वो मीटिंग में, वो लीडर मीटिंग में नहीं आए क्योंकि ठंडा है, मैम वो लीडर मीटिंग में नहीं आए क्योंकि बरसात है। मुझे लगता है यार, ठंडी, गर्मी, बरसात, यही 3 ऋतु तो है, और इस तीनों ऋतु में हम लोग काम नहीं किए, तीनों सीजन में हम काम नहीं किए, तो फिर हम काम कब करेंगे भैया? ये सब एक्सक्यूज आप किसे दे रहे हैं? ये सब एक्सक्यूज आप क्या खुद को दे रहे हैं? एक आदमी पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है पर खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मैं बहाना बना सकती हूँ, मैं अपलाइन से बहाना बना सकती हूँ, मैं अपने डाउनलाइन से बहाना बना सकती हूँ, मैं अपने माँ बाप से बहाना बना सकती हूँ, मैं अपने टीचर से बहाना बना सकती हूँ, पर मेरे को अंदर से तो रियलाइज होगा कि मैं क्या सही रीजन दे रही हूँ क्या। और ये सभी रीजन जो हम देते हैं ना, गर्मी है, बरसात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आने जाने में थक जाऊंगा, बाद में नहीं कर पाऊंगा, ये इवेंट तो हर साल होते रहेंगे, अगली बार चले जाएंगे, ऐसे आपके लिस्ट होंगे, बहुत बड़े लिस्ट होंगे, बहुत बड़े लिस्ट होंगे। और कहा जाता है कि नाकामयाबी के लिए ना हजारों बहाने, हजारों बहाने, हजारों बहाने। लोगों को ना
बाहर में जब जॉब करते हैं ना, जहाँ पे 40,000 50,000 की सैलरी है, उस 40,000 50,000 की सैलरी में बाई चांस उनको फीवर हो जाता है ना, वो पैरासिटामोल खा के और फिर जाके वो जॉब पे जाते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? चैट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं। लोग बाहर में ना 40,000 50,000 30,000 की नौकरी जब करते हैं ना, तो जब उनका तबियत खराब होता है, थोड़ा सा फीवर होता है ना, तो पैरासिटामोल खा के फिर वो जॉब पे जाते हैं। लेकिन आरसीएम की मीटिंग में जब वहां होती है, बड़ी इवेंट होती है ना, एक छोटी सी फुंसी हो जाती है ना, एक छोटा सा कुछ हो जाता है ना, तो लोग बोलते हैं कि मैम मैं जा नहीं पाऊंगा। ये दिक्कत, ये दुविधा है यहाँ पे। और यहीं पे एक आम आदमी और एक सफल आदमी में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। यहीं पे अंतर पता चल जाता है कि कौन आदमी बड़ा काम कर सकता है, कौन आदमी छोटा काम करेगा। यहीं पे पता चल जाता है कि कौन आदमी नाकामयाबी के लिए, क्योंकि हजारों बहाने हैं, हजारों बहाने, पर हमें कामयाबी के लिए बस एक कारण पैदा करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, बस से जाना पड़ेगा, लोकल जाना पड़ेगा, खड़ा घर होके जाना पड़ेगा। भैया मैं एक लड़की हूं, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं अकेले ट्रैवल की हूँ। 15 से ज्यादा स्टेट में मैंने जा जाके बिजनेस को बिल्ड किया, फिजिकली जा जाके पूरे हिंदुस्तान में मैंने बिल्ड किया है, कई जगह ऑनलाइन किया है, लेकिन 15 से ज्यादा स्टेट में मैंने जा जाके बिल्ड किया है। आप जरा सोचिए बात, क्या मैं जो हर टाइम पे सीट मिल जाती होगी? क्या मेरा हर टाइम पे ट्रेन सही टाइम पे चलता होगा? क्या हर टाइम पे मेरा रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता होगा? कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कहीं पे मीटिंग सेमिनार का शेड्यूल बना दिया और जिस ट्रेन से मुझे जाना था वो ट्रेन कैंसिल हो गई, एन मौके पे ट्रेन कैंसिल हो गई। कई बार ऐसा हुआ कि कहीं पे ट्रैफिक में फंस गई, वो ट्रेन छूट गया, पर उस टाइम पे मैं दिमाग लगाती थी और कोई और ट्रेन में बिना सीट के काउंटर टिकट लेके रात भर ट्रेवल करके मैंने किया है। और कई बार मैंने अपने घर वालों से झूठ बोली हूँ कि नहीं मम्मी सीट मिल गया है, नहीं मम्मी कंफर्म सीट है, नहीं मम्मी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें उनको चिंता देके नहीं, उनको खुशियां देके काम करनी है। तो कई बार मैंने झूठ बोला अपने घर वालों से, लेकिन ये झूठ क्यों बोला है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को कामयाबी चाहिए और ये कामयाबी उनके लिए ही चाहिए। और यहाँ पे एक 20 साल 30 साल का लड़के जब ये बोलते हैं कि मैम मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं तो अकेले ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा, मैम मेरा तो सीट कंफर्म नहीं है, तो मेरा इस तरीके से सर में दर्द होने लगता है कि यार ये लोग ऐसा बोले तो बड़ा काम कैसे करेंगे? हमारी टीम में यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है, हमारी टीम में जो काम हम करते हैं वही चीज रिपीट होती है। और अगर आप इस तरीके से कमजोर लोगों की तरह बात करेंगे तो फिर आपके टीम में कमजोर लीडर पैदा होंगे, और जब कमजोर लीडर पैदा होंगे तो वो टीम कभी बहुत बड़ी कामयाबी लेके नहीं आ पाएगा। यहाँ पे लीड विद एग्जाम्पल होता है। आप ये दिखाओ कि परिस्थिति पूरी प्रतिकूल है, ट्रेन नहीं मिल रहा है, बस नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सीट नहीं मिल रहा है, स्टिल मैं जाके काम करूंगा। मैंने गर्मी सर्दी बरसात जहां पे लोग कपकपाते रहते थे ना, उस टाइम पे मैं वेन्यू पे पहुंच के मैं सबसे पहले पहुंची रहती थी। जिस टाइम पे बोला जाता था कि यार यहाँ पे बहुत गर्मी है, उस गर्मी में भी मैंने ब्लेजर पहन के मीटिंग किया है और वहां पे भी मैंने रिजल्ट निकाला है। इसलिए आज लोग इस पिन पे मुझे देखते हैं। कामयाबी हमेशा दर्द के कोख से पैदा होती है, पर बात यह कि क्या वो दर्द हम लेना चाहते हैं। लेकिन हम दिक्कत ये होता है कि हम जहां पे संघर्ष करना है वहां पे समझौता करते हैं, और जहां पे समझौता करना है वहां पे संघर्ष करते हैं।